हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, कुशल से होंगे, मंगलमय होंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दे करके आ करके थोड़ा आराम कर रहे होंगे, लेकिन आराम हराम है। बस 4-5 दिन का आराम हो गया, अब मेंस के लिए लग जाइए। जिनका भी 95+ है वो मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। फिलहाल मैं आधुनिक भारत का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, धार्मिक आंदोलन, जहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, भर भर के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। इस पर मेरा 3 वीडियो बनेगा। धार्मिक आंदोलन में कुछ आंदोलन ऐसे हैं, जैसे आप पढ़ेंगे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसके बाद अगर आप आर्य समाज की बात करें तो वो भी लेंदी हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे या प्रार्थना समाज पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए। और बाकी जितने हैं 1 लाइनर हैं, 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 वीडियो बनेगा। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सीधे सीधे ब्रह्म सभा यानी ब्रह्म समाज पे, और दूसरा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती वाले आर्य समाज पे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। यार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी 2000 पहुंचाइए आप लोग। तो आज का हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले ब्रह्म समाज से। अब ब्रह्म समाज को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसके मतलब कब इसकी स्थापना हुई, या इसने कब एक मतलब अच्छा स्वरूप अख्तियार किया, उसके पहले की पृष्ठभूमि क्या रही है, किसने इसको तैयार किया। ठीक है, मतलब बीज कब बोया गया, पौधे का रूप कब लिया और वृक्ष का रूप कब लिया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा किसके ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय जी की तरफ जाना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही जो है ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बाद में वही चल के ब्रह्म समाज हो गया। तो अगर ब्रह्म समाज का पिता अगर माना जाए या जन्मदाता माना जाए तो उसके जन्मदाता होंगे आपके राजा राम मोहन राय जी। तो अब राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो देख लेते हैं भैया, इनका जो है जन्म कब हुआ। तो जन्म इनका हुआ था 1774 ईस्वी में। ठीक है, और अगर मृत्यु की बात करी जाए तो इनकी मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था इनका? बंगाल में। और ये बंगाल में ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो एक कहावत है, पूत के पांव पालने में। तो शुरू से ही ये प्रतिभा के बहुत धनी थे। हाँ, तो थोड़ी सी इनकी जीवनी को जान लेते हैं। फिलहाल तो 1774 में पैदा हुए और लगभग सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने, चूंकि इनकी जो सोच थी मतलब विविध पहलुओं पर, चाहे वो धर्म हो चाहे दर्शन हो वगैरह पर, ये बहुत ही मतलब चिंतनशील रहते थे, मतलब उसके बारे में सोचते थे, सच क्या है झूठ क्या वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या किया था कि लगभग इनकी अवस्था 15 साल की थी। 15 साल की उम्र में इन्होंने 15 साल की उम्र में इन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, अब इन्होंने जब मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया तो चूंकि ब्राह्मण परिवार था और इनके पिताजी या इनके घर के अन्य सदस्य जो लोग थे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, इनका अपने पिता से मतभेद हो गया। ठीक है, उसी के कारण इनको घर छोड़ना पड़ा। ठीक है, मूर्ति पूजा के विरोध में इन्होंने एक लेख लिखा। अब उसी से इनके पिताजी नाराज हो जाते हैं, इनके पिता से अनबन हो जाती है और एक घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ करके नेपाल चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नेपाल जाते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या होता है इनके साथ? इसके बाद कुछ दिनों के बाद 1803 ईस्वी में, सन क्या है आपका
1803 ईस्वी में एक अंग्रेजी कंपनी की सेवा में आ जाते हैं, कंपनी की सेवा में। उस समय भारत गुलाम था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये जो है कंपनी की सेवा में आ जाते हैं और एक जॉन डिग्बी होते हैं, जॉन डिग्बी इनको दीवान नियुक्त कर देते हैं अपना। VIMP क्वेश्चन है कि किसने जो है राजा राम मोहन राय जी को अपना दीवान नियुक्त किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इनको कई उपाधियों से विभूषित किया गया है जो बार बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो इनको क्या क्या कहा गया है, ठीक है ना, अगर उसको हम उपाधि बोल सकते हैं। इनको किन किन उपाधियों से नवाजा गया है इसको देखना पड़ेगा। इनको कहा गया नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा। एक और उपाधि है इनकी भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, के अग्रदूत। इन नामों से इनको पुकारा जाता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए इसको हम लोग रिपीट करते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा जन्म और मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो मृत्यु से क्वेश्चन बना हुआ है। अभी आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी। फिलहाल इनका जन्म कहां हुआ था, आपका ऑप्शन जाएगा बंगाल में हुआ था। अगर कुल की बात करें, मतलब इनके उसके समुदाय की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय से संबंधित थे, ठीक है ना। अब ये जो है कहाँ पे बौद्ध धर्म का अध्ययन इन्होंने किया था, तो नेपाल में जाकर के, ठीक है। कंपनी की सेवा में कब आए थे, इस सन को याद करके रखना है। सन 1803 ईस्वी में कंपनी की सेवा में आ गए थे, ठीक है। और उसमें जो है जॉन डिग्बी का नाम आपको याद करके रखना है कि जॉन डिग्बी ने इनको अपना क्या नियुक्त किया था, दीवान नियुक्त किया था। अगला देखते हैं इनको किन किन उपाधियों से नवाजा गया है, क्या क्या और कहकर पुकारा गया है। तो इनको नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किनको कहा गया है आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए ये प्रतिभा के बहुत ही धनी थे। कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि शुरू से ही उनकी प्रतिभा जो है निखर करके सामने आ जाती है, प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे, इनको बहुत ही भाषाओं का ज्ञान था। आप समझ लीजिए राजा राम मोहन राय जी को बहुत सी भाषाओं की जानकारी थी। जैसे अगर देखा जाए तो ये अरबी भाषा, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, जर्मन, हिब्रू, समझ लीजिए आप एक कई भाषाओं के जानकार थे। सिर्फ हिंदी संस्कृत ही नहीं जानते थे, इनको क्या क्या किन किन भाषाओं की जानकारी थी। इनको जो है अरबी भाषा की भी जानकारी थी, फारसी भाषा की भी जानकारी थी, संस्कृत की भी जानकारी थी, अंग्रेजी की भी जानकारी थी, लैटिन भाषा भी जानते थे, जर्मन भाषा भी जानते थे, हिब्रू भाषा भी जानते थे, ठीक है। तो मिला करके बहुत सी भाषाओं का नॉलेज इनको था, ठीक है। किसको, राजा राम मोहन राय जी को। तो ये वाला फाइल भी IMP हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनने लगता है कि इन्होंने सबसे पहले किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो आगे पॉइंट हम देखते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने अपना पहला ग्रंथ
फारसी भाषा में, फारसी भाषा में उस ग्रंथ का नाम क्या था? यहां पे देखते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है तो यहां पे देख लेते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम फारसी भाषा में एक ग्रंथ प्रकाशित किया। अब इसका नाम बहुत ही आईएमपी है। क्या है इसका नाम? तोहफत उल मुहद्दीन, जिसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार। इन्होंने इस ग्रंथ में, ठीक है, क्या किया? ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है, तोहफत उल मुहद्दीन। सबसे पहले इन्होंने इसी ग्रंथ को लिखा था और इसका जो है हिंदी संस्करण क्या होगा? एकेश्वरवादियों का उपहार। इन्होंने इसमें जो है क्या किया था? एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया था। एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल। वीआईएमपी क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है, बहुत ही आईएमपी, इसको एकदम रट जाइए। इन्होंने सबसे पहले किस पूछे, सबसे पहले इन्होंने किसका प्रकाशन किया था? किस पुस्तक का प्रकाशन किया था या किसका किया था? तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने पुस्तक का नाम है तोहफत, ठीक है, उल मुहद्दीन, ठीक, और किस भाषा में प्रकाशित हुई? फारसी भाषा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक में एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया था। तो तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। एकेश्वरवादियों का उपहार, तोहफत उल मुहद्दीन, ठीक है, और इसके बाद एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल आधार उन्होंने बताया। तो किस ग्रंथ में बताया? और ये तोहफत उल मुहद्दीन जो है किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। और इसका सन जो होगा 1809 होगा। सन उतना आईएमपी नहीं है जितना आईएमपी ये सारे फैक्ट है। तो इन सारे फैक्ट को आप एकदम से क्लियर करके रखोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे राजा राम मोहन राय जी से। राजा राम मोहन राय जी से अगला चीज हो जाता है, अब इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना की थी, उसको देख लेते हैं। वीआईएमपी फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है। आप पीसीएस का आरओ का वनडे एग्जाम का पेपर उठा करके देखिए, वहां क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इन्होंने 1814 से 15 के बीच, 15 में एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा, ठीक है। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी नहीं, कमेटी, ठीक है। अब देखिए इन्होंने तीन संस्थाओं का अभी जिक्र आया है, अभी ब्रह्म समाज का या ब्रह्म समाज का जिक्र नहीं आया हुआ है। तो ये चीजें, सबसे पहले इन्होंने आत्मी सभा, अगर क्वेश्चन करे कि इन्होंने निम्न में से किस सभा या संगठन की स्थापना सबसे पहले की, आपका ऑप्शन जाएगा आत्मी सभा की स्थापना इन्होंने सबसे पहले करी है। किसकी की करी है?
8वीं सभा की इन्होंने सबसे पहले स्थापना करी है। सन क्या है 1815। 16 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी है और 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करी है। बड़े एग्जामों में क्रम पूछ देगा तो क्रम आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले 8वीं सभा, फिर वेदांत सोसाइटी, इसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करी है। ठीक है, अब देखिए 1821 हो गया है। फिर 1821 में ही, सॉरी 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पुस्तक का प्रकाशन किया था, बहुत ही आईएमपी है। उस पुस्तक का नाम है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अब देखिए 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा की स्थापना, यही ब्रह्म सभा बाद में चल करके ब्रह्म समाज बन जाता है। तो एक क्रम, आपको क्रम ही याद होने चाहिए। सबसे पहले 8वीं सभा की स्थापना, फिर वेदांत सोसाइटी की स्थापना, फिर कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना। ये पुस्तक है, मान लीजिए पुस्तक को छोड़ भी देते हैं तो इसके बाद अगर किसी संगठन की स्थापना आएगा तो ये वाला सबसे आईएमपी है कि इन्होंने कब जो है ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो बाद में चल करके क्या किसमें बदल गया, ब्रह्म समाज में बदल गया। तो ये चारों फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। ठीक, फिर इन्होंने एक स्कूल खोला था, बहुत ही आईएमपी। ये वाला प्रश्न भी है कि इन्होंने एक स्कूल कहां पे खोला था और किसकी मदद से खोला था। ठीक है, तो और किस सन में खोला था, तो इसको देख लेते हैं। एक होता है डच घड़ी साज, डच घड़ी साज, डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना। एक बार इस पर हमको दृष्टिपात करना बहुत ही आईएमपी हो जाता है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही वीआईएमपी हैं, सब याद होने चाहिए। अगर देखिए वन डे एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। वन डे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आपकी सभा की स्थापना किसने की, या वेदांत सोसाइटी की, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो पुस्तक है किसने लिखी, या ब्रह्म सभा की स्थापना किसने करी, या हिंदू मतलब यहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी, किस सन में करी और किसके सहयोग से करी। और ये जो डेविड हेयर था, ये था क्या, डच घड़ी साज, इसका व्यवसाय भी पूछ लेता है। घड़ी साज का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो घड़ी बेचते हैं और घड़ी को बनाते हैं। ठीक, तो और अगला फैक्ट 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। तो ये सारे फैक्ट आईएमपी है। यहाँ से जो पीसीएस देंगे, जो आरओ देने जाएंगे, उनको इनका क्रम सन के साथ याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम आरोही और अवरोही क्रम में पूछता है तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होंगे जब ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो आगे अगर इनके योगदान को देखा जाए तो इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में काफी कार्य किया था। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में इन्होंने काफी कार्य किया था। इन्होंने बांग्ला व्याकरण का संकलन किया, संकलन किया। ठीक है, और 1821 ईस्वी में ही 1821 ईस्वी में इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका है, संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, भाषा क्या थी इसकी, बंगाली भाषा में।
यहां से एक क्वेश्चन और आता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो आपका ऑप्शन जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने किया। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि आप पेपर उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। पीसीएस में पूछा गया है, एक बार पूछा गया है, तो अगले एग्जामों में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय जी ने अपनी किस पत्रिका में सती प्रथा का विरोध किया था। तो इन्होंने जो है सती प्रथा का विरोध इसकी वाली पत्रिका में किया था। इसमें सती प्रथा का विरोध किस पत्रिका में, संवाद कौमुदी में। ठीक है, इन्होंने एक अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल मैगजीन, अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल मैगजीन भी निकाली, प्रकाशित की। सारे फैक्ट आईएमपी हैं, सारे फैक्ट आपको रट करके रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से देखिए, बांग्ला व्याकरण का संकलन इन्होंने किया। 1821 ईस्वी में इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, आपका ऑप्शन जाएगा बंगाली भाषा में हुआ था। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किस पत्रिका में किया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा संवाद कौमुदी पत्रिका में इन्होंने सती प्रथा का भयंकर रूप से विरोध किया था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा ब्रह्मानिकल मैगजीन निकाली थी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया है। अब कुछ चीजें यहां पे क्लियर करते हैं आईएमपी फैक्ट इनसे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इनके साथ लगभग मुगल नाम मात्र के मुगल शासक थे उस समय। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इनको राजा की पदवी दी, राजा की उपाधि कह सकते हो आप, उपाधि दी, तथा इनको इंग्लैंड भेजा, इनको इंग्लैंड भेजा। ठीक है, बहुत ही ध्यान की चीज है, याद करके रखिए आप लोग कि कई बार क्वेश्चन आया है किसने इनको राजा की उपाधि दी थी, आपका ऑप्शन जाएगा अकबर द्वितीय मुगल शासक था। अकबर द्वितीय इसने जो है राजा की उपाधि दी थी, किनको, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। और अकबर द्वितीय ने इनको कहां पर भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। एक क्वेश्चन और आता है थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के कि सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये चीज आप याद करो, क्या समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, दूसरी बात क्या, भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक स्थान है ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। बस राजा राम मोहन जी से चैप्टर वाला समाप्त हो गया। देखिए क्या क्या है आईएमपी आपको जानने के लिए। जब पीसीएस या आरओ देने जाते हैं आप लोग ना, जो बड़े एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा अंदर जाकर के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये वाली चीज अकबर द्वितीय वाला तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, सबको पता है। यहां से देखिए, समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, तो आपका ऑप्शन जाएगा राजा राम मोहन राय। दूसरा, भारतीयों की मांगों को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आपका ऑप्शन जाएगा राजा राम मोहन राय।
ठीक है। इनकी मृत्यु किस सन में हुई, सन को याद रखिए, और कहाँ पे हुई, ब्रिस्टल में हुई। ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही पड़ता है, तो ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है, आईएमपी फैक्ट है। तो राजा राम मोहन राय जी से इतनी चीजें आप लोगों को याद करके रखनी है, आराम से जाएंगे, पीसीएस देकर के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस जिस समय प्रवास कर रहे थे, कहां पे, इंग्लैंड में प्रवास कर रहे थे, उस समय ब्रह्म, मैंने बताया कि ब्रह्म सभा ही ब्रह्म समाज बन गया था। तो जब वे इंग्लैंड चले गए थे, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो ब्रह्म सभा का नेतृत्व किसने संभाला था? तो 1830 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे, तो 1830 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व आचार्य, ब्रह्म समाज का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाला। किसने संभाला? देखिए बहुत ही वीआईपी फैक्ट है, यानी कि जब उन्होंने इंग्लैंड जब प्रवास कर रहे थे, यानी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, तो कौन जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाल रहा था या आचार्य बना था? तो आपका ऑप्शन जाएगा रामचंद्र विद्या वागीश, ठीक है, 1830 ईस्वी में। फिर इनकी मृत्यु होने के बाद, आचार्य विद्याचंद्र वागीश की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, 1800 आपका आ जाएगा 33, 1833 में ये भी मरे थे और रामचंद्र विद्या वागीश की भी मृत्यु हुई थी। तो 1833 में आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश की मृत्यु के बाद 1833 में द्वारका नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 1835 में द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। अब 1835 के बाद जब तक केशव चंद्र सेन नहीं आते हैं या देवेंद्रनाथ टैगोर जी नहीं आते, तब तक ये क्वेश्चन मतलब अधूरा ही रह जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के आचार्य बने। ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर क्या बने, ब्रह्म समाज के आचार्य बने। फिर इसके बाद क्या होता है, 1843 ईस्वी के बाद एक क्षण आता है, ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, ये पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, ठीक है ना, पूजा पाठ करने के उद्देश्य से पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। तब इसका नेतृत्व जो है एक और व्यक्ति को दिया जाता है, या संभालते जो है उनका नाम आता है केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्रनाथ टैगोर से पहले दो क्वेश्चन और क्लियर करना है हमको, कि इन्होंने ही आचार्य बनने से पहले 1839 ईस्वी में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी पत्रिका का, सॉरी यार, संवाद कौमुदी नहीं, तत्वबोधिनी, संवाद कौमुदी तो तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया और तत्वबोधिनी सभा भी गठित की थी। तो चलिए यहां पे मैं बोलता हूं कि आप लोगों से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। यहां पे देखिए, फिर पहले 1856 को क्लियर कर लेते हैं।
1856 में क्या होता है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। चलिए ज्यादा ना होने पाए इसलिए इसको पहले क्लियर कर लिया जाए। क्लियर है? चलिए देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है पीसीएस में या आरओ में या बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। तो जब आपको पता चलेगा कि आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश भी इससे संबंधित हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश भी इससे संबंधित हैं, द्वारकानाथ टैगोर भी इससे संबंधित हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर भी इससे संबंधित हैं, और इसके बाद केशव चंद्र सेन भी इससे संबंधित है। और भी एक दो लोगों का नाम आएगा तभी आप क्लियर कर पाओगे। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जिस समय इंग्लैंड में थे राजा राम मोहन राय, उस समय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो आपका ऑप्शन जाएगा आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश। इसके बाद कौन होते हैं क्रम से अगर पूछे तो आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश, फिर द्वारकानाथ टैगोर, फिर इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाएंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद आपके केशव चंद्र सेन आ जाएंगे। यहाँ से देवेंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आया हुआ है कि तत्वबोधि पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। या तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 1856 ईस्वी में कौन संभालता है इसका नेतृत्व? आचार्य केशव चंद्र सेन। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, होता क्या है कि जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाल लेते हैं तो ब्रह्म समाज में कई सारी उदारताएं आ जाती हैं। जैसे ब्रह्म समाज में होता क्या है कि ईसाई धर्म आप ले सकते हो, प्लस मुस्लिम, चीनी, फारसी पुस्तकों का पाठ किया जाने लगता है। यानी जो वहां पे सभाएं होती हैं, ब्रह्म समाज की जो सभा होती है, उस सभा में क्या होता है, केशव चंद्र सेन के समय में कई ऐसे धर्म होते हैं जैसे ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, चीनी हो गया, फारसी हो गया, आदि धर्म से संबंधित पुस्तकों का भी पाठ होने लगता है। अब इससे क्या होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इससे नाराज हो जाते हैं और ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से वो क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा देते हैं। तो इसको, इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है कि 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया, कि पदवी से हटा दिया। जब केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया जाता है तो केशव चंद्र सेन स्वाभाविक सी बात है नाराज हो जाते हैं और एक नए समाज का गठन कर लेते हैं। 1865 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया कि इसी समय इन्होंने एक नए समाज जिसको आदि ब्रह्म समाज कहा जाता है, कि आदि ब्रह्म समाज का इन्होंने गठन कर लिया, जो बाद में चलकर जिसको एक और नाम दिया गया है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इस फैक्ट को पहले क्लियर करिए। देखिए आईएमपी क्या है, कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से या ब्रह्म समाज के मुखिया के पद से कौन हटाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर हटाते हैं। कौन हटाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर हटाते हैं। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने किस नए सभा का गठन किया? तो एक नए समाज में आपका आएगा आदि ब्रह्म समाज।
तो क्वेश्चन चलेगा कि आज ब्रह्म समाज का गठन किसने किया, तो आपका ऑप्शन जाएगा केशव चंद्र सेन ने किया, या इसी को भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, का गठन किसने किया, तो आपका ऑप्शन जाएगा केशव चंद्र सेन ने किया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक चीज और आगे, केशव चंद्र सेन की उपलब्धियां क्या रही। तो इसमें एक दो फैक्ट है आईएमपी, जैसे सेन ने यानी केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया। केशव चंद्र सेन ने 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करे कि ब्रह्म विवाह एक्ट किसने पारित करवाया, तो आपका ऑप्शन आएगा भैया केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया था। ठीक है, ये वाला फैक्ट आईएमपी हो जाता है। और केशव चंद्र सेन से और क्या फैक्ट आईएमपी होता है, सन को याद रखना है 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट कब पारित हुआ था, तो सन आपको याद रखना चाहिए 1872 में। किसने पारित करवाया, पारित कराने में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा क्या, केशव चंद्र सेन ने। और एक चीज और है, ब्रह्म समाज में फिर फूट पड़ जाती है। एक फूट पड़ी है कब, 1865 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरी फूट कब पड़ती है, इसको भी देखा जाए। और फूट पड़ने का रीजन क्या है, होता क्या है कि 1878 ईस्वी में, 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से वैदिक रीति रिवाज से करा दिया। अब यही है फूट पड़ने का कारण। यहां भी क्वेश्चन आता है, ए और आर करके क्वेश्चन करेगा कि क्यों फूट पड़ी थी, तो आप जब जानते रहेंगे कि फूट पड़ने का रीजन क्या है तो आराम से कर सकते हैं। देखिए, पहली फूट पड़ी है 1865 ईस्वी में, ठीक है, दूसरी फूट पड़ी है 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में फूट पड़ने का रीजन क्या है, केशव चंद्र सेन ने अपनी उनकी पुत्री का अवस्था क्या थी, 12 वर्ष की अपनी पुत्री का विवाह कहाँ किया, किस राजा से किया था, कूच बिहार, ये भी याद होना चाहिए, कूच बिहार के राजा से कर दिया था। इसलिए कुछ लोग ब्रह्म समाज के जो सदस्य थे अप्रसन्न होकर के इन्होंने जो है मतलब आज ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए। उनमें से 2 लोगों का नाम आपको मिलेगा, किसका किसका नाम मिलेगा आपको यहाँ पे, एक नाम आपको मिलेगा इसी 78 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में ही 2 लोगों का नाम आता है। एक होते हैं शिवनाथ शास्त्री और एक होते हैं आनंद मोहन बोस। इन लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। वीआईपी फैक्ट है, ठीक है। 2 बार फूट पड़ी है 1856 ईस्वी में, फिर 1878 ईस्वी में। 1856 की फूट का रीजन क्या था मैंने बता दिया, 1878 की फूट का रीजन क्या था ये भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे इन्होंने ये वाला 1878 में जो जिस सभा का गठन किया गया उसका क्या नाम था, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। इसका गठन किसने किया था, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने। अब ब्रह्म समाज से एक चीज और आपको याद करके रखना है कि इससे फैक्ट पूछा जाता है कि आधुनिक भारत में केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे।
प्रथम मिशनरी थे और ब्रह्म समाज प्रथम मिशनरी आंदोलन। ठीक है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन करे कि भैया आधुनिक भारत में पहला जो है मिशनरी, प्रथम मिशनरी कौन थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे। और प्रथम मिशनरी आंदोलन कौन था, तो ब्रह्म समाज जो है प्रथम मिशनरी आंदोलन था। तो ब्रह्म समाज से इतनी चीजें, इतने फैक्ट आपको याद करके रखने होंगे। इतने फैक्ट आप याद कर लीजिए, आराम से आप कोई भी एग्जाम दे करके चले आ सकते हैं। फिलहाल 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का, 5 मिनट का, बस ब्रेक लेने के बाद आर्य समाज को भी हमको समाप्त करना है। ठीक है, मिलते हैं बस 2 मिनट के बाद। हाँ चलिए, अब चलते हैं आर्य समाज की तरफ, क्योंकि एक वीडियो में 2 खत्म करना है। 2 मैंने बताया ही है कि दोनों बहुत ही आईएमपी हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब आते रहते हैं आपके पीछे से लेके आरओ से लेकर के वनडे लेवल में, चाहे किसी स्टेट का एग्जाम देने जाइए। तो पहला मैंने ब्रह्म समाज को जितने भी आईएमपी फैक्ट थे मैंने पढ़ा दिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार वीडियो को देखिए तो सही। और इसके बाद अब हमारा चैप्टर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब इनके द्वारा स्थापित किए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है, इनके जीवन से संबंधित कुछ चीजें जो बहुत ही आईएमपी है, इनको देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका जन्म 1824 ईस्वी में 24 ईस्वी में हुआ था। कहां, गुजरात के मोरबी जिले में। मोरबी जिले में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर था। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। अगला फैक्ट, 21 वर्ष की अवस्था में एक घर से भाग गए थे। तो सबसे पहले इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। और इसी स्वामी पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया। दयानंद सरस्वती। ठीक है, फिर इसके बाद मथुरा में इनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुई। ठीक है, ये स्वामी विरजानंद अंधे थे, ये भी आपको याद करके रखना है। स्वामी विरजानंद अंधे थे और विरजानंद से हुई, और दयानंद सरस्वती ने इनको अपना गुरु बनाया। दयानंद सरस्वती ने विरजानंद को अपना गुरु बनाया। और विरजानंद से ही इन्होंने प्रॉमिस किया, शपथ लिया, वादा किया। क्या वादा किया कि मैं संपूर्ण भारत में घूम करके, वादा किससे किया, विरजानंद जी से, अपने गुरु से वादा किया कि मैं संपूर्ण भारत में भ्रमण करके हिंदू संस्कृति,
का प्रचार प्रसार करूंगा, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करूंगा, प्लस संस्कृति का प्रचार। ठीक है, तो इतनी चीजें बहुत ही आईएमपी, इनको आपको याद करके रखना है। कुछ फैक्ट, एक दो फैक्ट और देख लेते हैं, इसके बाद तब आगे चलेंगे। 1863 ईस्वी में इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराया। ठीक है, 1875 ईस्वी में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, और 1877 ईस्वी में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, आर्य समाज सर्वाधिक लोकप्रिय, अगर लोकप्रियता की बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, क्योंकि मैंने बोला कि बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ था। अगर इसकी लोकप्रियता की बात करें तो सर्वाधिक रूप से लोकप्रिय था, लोकप्रिय अगर हुआ तो उत्तर प्रदेश में, और पंजाब में। ठीक है, चलिए इतने फैक्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां से बनेगा, इनका जन्म जो है कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। ठीक है ना, और क्वेश्चन ये बनता है कि भैया कहां के थे, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अगर जिले की बात करेगा तो जिला कौन सा हो जाएगा, मोरबी जिला में। ठीक है, गुजरात के मोरबी जिला में। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही एमपी है कि उनके बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, अब ये वाला मृत्यु 1883 में हुई। ठीक है, लेकिन कितने वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे जब इन्होंने घर को छोड़ा या घर से भागे। चाहे गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे जितने भी धर्म से संबंधित महान व्यक्तित्व हुए हैं, अगर उन्होंने गृह त्याग किया है या घर से भागे हैं तो उस अवस्था का जिक्र पेपर में किया जाता है। तो इनका भी जिक्र किया जाएगा और किया जाता रहा है कि किस मतलब कितने साल के थे जब इन्होंने घर को छोड़ा। तो 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को भाग गए थे या गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी मुलाकात किससे हुई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा सबसे पहले स्वामी पूर्णानंद से इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, अब स्वामी पूर्णानंद ने ही, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, किसने जो है मूल शंकर से इनको दयानंद सरस्वती का नाम दे दिया। तो आपका ऑप्शन जाएगा पूर्णानंद ने। किसने, पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया। अब आगे चलते हैं। अब ये जब मथुरा में जाते हैं तो इनकी मुलाकात किससे होती है। देखिए मथुरा में इनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद से। ठीक है, और स्वामी विरजानंद के ही ये शिष्य बनते हैं, यानी गुरु किसको मानते हैं, स्वामी विरजानंद को। और विरजानंद क्या थे, अंधे थे। ये भी चीज आपको याद करके रखनी है। ठीक है, और किससे स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह वादा किया कि मैं पूरे भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार करूंगा। तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वामी विरजानंद से। ठीक है, अब देखिए दयानंद, आगे चलते हैं। ये तो हो गया हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार। 1863 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी।
सन तो उतना आईएमपी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, आता रहेगा कि पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कहाँ पे? तो आगरा। ठीक है, ये बात तो सन के साथ आप याद करिए। 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। DIFP क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल है, कई बार एग्जाम में आया है। सन के साथ आपको इसको याद करके रखना है। और अगर मुख्यालय की बात करें तो 1877 ईस्वी में इन्होंने लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया, या कह सकते हैं आर्य समाज का मुख्यालय बनाया। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज भैया सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ हुआ था? तो आपका पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा थी। हालांकि अन्य जगहों पर भी इसने मतलब इस आर्य समाज को के सिद्धांतों को मानने वाले या आर्य समाजी लोग थे। ठीक, तो पहले इतना क्लियर हो गया, तो इसको मिटाते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज का विरोध किया, मतलब इनके आर्य समाज में किस चीज को प्रमुखता दी गई और किस चीज को मतलब निगेटिव लिया गया, मतलब कि उसको नहीं माना गया, उस पर विश्वास नहीं करना था। ठीक है, तो अगर आर्य समाज की हम बात करें, आर्य समाज की बात करें, चाहे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करें, दोनों एक ही बात है। तो देखिए, पहला चीज कि मूर्ति पूजा का विरोध, इन्होंने किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक है, दूसरा अवतारवाद का विरोध, अवतारवाद का विरोध। हाँ, तीसरा कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता व आत्मा की अमरता का समर्थन। चौथा, बाल विवाह व बहु विवाह का विरोध। इन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह किया जा सकता है, यानी विधवा विवाह का समर्थन। विधवा विवाह का छठा, जीवों के आवागमन का समर्थन, के सिद्धांत का समर्थन। सातवां, स्त्री शिक्षा एवं स्वतंत्रता का समर्थन। ठीक है, जैसे आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं। मैं 10 सिद्धांतों पे नहीं जा रहा हूं, मैं मेन पॉइंट को बता रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज किसमें विश्वास करता है या किसमें विश्वास नहीं करता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही एमपी, इनको आपको जानना जरूरी है। जैसे क्या क्या इन्होंने किन किन चीजों पर विशेष बल दिया था, इसको देखते हैं।
इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है, अवतारवाद का विरोध किया था, ठीक है, अवतारवाद का इन्होंने विरोध किया था। तीसरा, इन्होंने कर्म की प्रधानता, इन्होंने कर्म को प्रधान माना और आत्मा की अमरता का समर्थन किया था, ठीक है ना। आत्मा अजर और अमर है, उसका नाश नहीं हो सकता। जब आत्मा अजर और अमर है तो जीवों के आवागमन के सिद्धांत पर भी विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो ये भी चीज हो जाती है कि इन्होंने जीवों के आवागमन के सिद्धांत का भी समर्थन किया था। इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में इन्होंने विधवा विवाह को समर्थन दिया, कि विशेष परिस्थितियों में विधवाओं का विवाह किया जा सकता है, ठीक है। स्त्री शिक्षा एवं स्वतंत्रता के इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है ना। स्त्रियों को शिक्षित किया जाना चाहिए और उनको पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है। और आठवां एक और आईएमपी फैक्ट है, छुआछूत व जाति प्रथा का विरोध, ठीक है। लेकिन 9वां फैक्ट में आ जाइए, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ठीक है। इन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया था। ये वाला फैक्ट आईएमपी हो जाता है कि इन्होंने छुआछूत का विरोध किया और जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ठीक। किसका समर्थन किया? वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इसका रीजन आपको आगे चल करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इनका विश्वास था कि वेदों में जो धार्मिक क्रियाएं, कर्मकांड वगैरह जो कुछ भी दिए गए हैं वही सत्य हैं, बाकी उसके बाद जो बदलाव हुए हैं वो सब जो है मतलब अनर्गल है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि हम देखते हैं कि वैदिक काल में और भी प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को तो मतलब स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो तमाम तरह की जातियां उपजातियां आ गई थी उसका ये विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्य समाज से, ठीक है। अगला चलते हैं, इन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। एक और फैक्ट है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन चलाया था। इन्होंने वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका नामक पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है। और कुछ फैक्ट इनसे आईएमपी है, उनको देखना जरूरी है। इन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ, ये वाला बहुत आईएमपी है, कई बार एग्जाम में आया है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया। पुस्तक है का प्रकाशन हिंदी भाषा में किया, हिंदी भाषा में किया। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है। अभी वाला फैक्ट भी बहुत ही आईएमपी है। अगला फैक्ट एक और देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति
जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, पहले व्यक्ति जिन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार व स्वदेशी वस्त्रों के अपनाए जाने पर बल दिया। पर बल दिया। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। चलिए, इतने फैक्ट काफी हो गए हैं। पहले इसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाली चीजें तो हम लोगों ने क्लियर कर दी। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे यहाँ पे मुझे वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ईसाई धर्म, जिन लोगों ने ईसाई धर्म को किसी भी कारण से अपना लिया था, उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो ग्रंथों की रचना की, एक वेद भाष्य है और वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथों की या पुस्तकों की रचना किसने की, तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, यह प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति यही थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, VIMP फैक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। यही पहले व्यक्ति हैं। यहाँ देखते हैं 1874 थोड़ा सा फैक्ट बचा रह गया था, मैंने सोचा कि इसीलिए एक ही वीडियो पूरा कर दिया जाए। आर्य समाज से संबंधित मैंने बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मुलाकात लॉर्ड नॉर्थब्रुक से हुई थी और उन्होंने महारानी विक्टोरिया को कहा, महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा नहीं करी। इसके बाद इन्होंने गौरक्षणी सभा बनाई थी और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी। आर्य समाज के विभाजन हुआ था, तो उसका मुद्दा क्या था, आर्य समाज के विभाजन का मुद्दा ये था शिक्षा को लेकर के, और शिक्षा के माध्यम को लेकर के इसका विभाजन हुआ था। तो इसमें दो लोग सामने आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज का विभाजन किस मुद्दे को लेकर के हुआ, तो मुद्दा शिक्षा की भाषा को लेकर के हुआ। किसको, शिक्षा की भाषा को लेकर के। तो इसमें लाला हंसराज जो थे अंग्रेजी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने 1866 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी और दूसरे सन 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद यानी मुंशी राम ने हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करी। दोनों ही सन के साथ किसने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी, कहाँ पर करी, बहुत ही IMP है, इस फैक्ट को आप याद करके रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपकी आर्य समाज और ब्रह्म समाज से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो मेरी समझ से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।